वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। अगर आप क्लैट पीजी जुडिशियरी या किसी भी लो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 जो कि बात करता है डेफिनेशंस के बारे में, उसके एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेक्शन 3 जो है उसने सिर्फ बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या नहीं होती है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि क्या क्या होती है। तो आज हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 3 ऑफ टीपीए जो है ये डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करता, ये बल्कि बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं होता। और वो तीन चीज़ें हैं: स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास एंड क्रॉप्स। स्टैंडिंग टिम्बर जो है वो एक ग्रीन ट्री होता है जो कि अर्थ में लगा होता है, उसको हम स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर जो टिम्बर की जो वुड्स होती हैं वो जनरली यूज़ होती हैं फॉर टिम्बर पर्पसेस, मतलब कि फॉर मेकिंग द फर्नीचर या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में। सो ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब जो कि क्रॉप्स स्टैंडिंग है फील्ड में, ठीक है। ऑल्दो जो क्रॉप्स हैं जैसे कि व्हीट, बार्ले, राइस, ये दे आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स विच आर रूटेड इन द फील्ड, बट येट हम उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं क्योंकि एवरी क्रॉप इज बाउंड टू बी कट इन द नियर फ्यूचर व्हेन इट बिकम्स राइप। सो जो क्रॉप इन फील्ड है उसका कोई यूज़ नहीं है एक्सेप्ट देयर प्रोड्यूस। शुगर केन क्रॉप्स एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिगो, उन्हें भी हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। लाइकवाइज जो ग्रोइंग ग्रास हैं उनका भी कोई यूज नहीं है एक्सेप्ट दे आर यूज्ड एज अ फॉडर फॉर द कैटल। सो फॉर दिस रीजन इट इज बाउंड टू बी कट or else it may be grazed by some animals. They have no further vegetative growth, so they must be intended by the owner if there has to be a vegetative growth of land upon which the grass is grown. अब देखते हैं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है। जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन 4 जो है ये बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ये कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। हम बात करते हैं लैंड के बारे में, तो लैंड में इंक्लूड होता है सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के नीचे हैं, यानी कि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अपॉन, अंडर एंड ऑल्सो अबव द सरफेस ऑफ द लैंड, जैसे कि सॉइल, लेक्स, रिवर्स, मिनरल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है रिवर में, हमें इससे ये इंप्रेशन मिलता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो वाटर है वो रहता तो अर्थ के सरफेस पे ही है। सो देयरफॉर रिवर जो है इट हैज़ ऑल्सो बीन रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द लैंड एंड इज कॉल्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड के बारे में। सो ये वो राइट्स होते हैं जो लैंड से मिलते हैं, जैसे कि राइट टू कलेक्ट रेंट, राइट टू फिश, राइट टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स अगर लीगली ग्रांटेड हो। ये राइट्स खुद इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, यानी कि जो चीज़ें हम लोग एम्बेड करते हैं अर्थ से, हम लोग अटैच करते हैं फॉर इट्स परमानेंट एंजॉयमेंट। सो हम जो चीज़ें हैं वो जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो जाती है अर्थ के सरफेस से, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाती है। यानी कि where a thing is attached to something which is embedded in earth for its permanent enjoyment, the thing so attached would also be considered as immovable property, जैसे कि doors, windows of the house, ये सब कुछ अटैच करे जाते हैं to the walls for the permanent enjoyment of that house. So therefore they are also regarded as the immovable property. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के बारे में जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर। डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर का मतलब है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी लैंड या फिर बिल्डिंग से इतनी परमानेंटली अटैच हो जाए कि उसे अलग करना प्रैक्टिकल ना हो तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाती है। यानी कि जो चीज़ पहले मूवेबल थी लेकिन परमानेंटली लैंड या बिल्डिंग से अटैच हो गई वो फिक्सचर कहलाती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर डिटरमाइन करने के लिए भी हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। कोर्ट जो है वो जनरली कंसीडर करती है मोड ऑफ एन अटैचमेंट या फिर एनेक्सेशन, कि कितना फॉर्मली एक आइटम जो है वो अटैच्ड है। सेकंड है कि ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन ऑफ द अटैचमेंट, कि जो आइटम अटैच करी गई है वो हमारे परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए है या फिर वो फॉर टेम्पररी यूज़ है। और फिर थर्ड है हु इज अटैचिंग द थिंग, यानी कि आखिर जो थिंग अटैच कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो कौन पर्सन कर रहा है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोड ऑफ अटैचमेंट या फिर एक्सेशन की बात करते हैं तो मतलब क्या ऑब्जेक्ट परमानेंटली फिक्स है या फिर आसानी से रिमूव हो सकता है। जैसे कि एक बिल्ट इन वार्डरोब है तो ये फिक्सचर है, वेयर एज अगर कोई नॉर्मल कवर्ड है तो वो फिक्सचर नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन ऑफ द अटैचमेंट कि मॉड्यूलर किचन परमानेंटली इंस्टॉल किया गया है, ये फिक्सचर है, लेकिन पोर्टेबल गैस स्टोव है तो वो फिक्सचर नहीं है। और फिर रहे हु इज अटैचिंग की बात, तो जो भी पर्सन किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट को लैंड या बिल्डिंग से अटैच करता है वो हो सकता है ओनर या फिर टेनेंट या फिर बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर या कोई और पर्सन जो ओनर की परमिशन से काम कर रहा हो। अब हम डिस्कस करते हैं एक केस। जैसे कि कहानी शुरू होती है जब एक कंपनी ICI अपना फर्टिलाइजर का बिजनेस डंकेन्स इंडस्ट्रीज को बेचती है। ट्रांसफर कैसे हुआ? उन्होंने बोला कि एज इज वेयर इज बेसिस, पर मतलब कि जैसा है जहाँ है वैसा ही पूरा चलता हुआ बिजनेस ले लो, ठीक है। तो डील के मुताबिक जमीन और बिल्डिंग्स के लिए कन्वेंस डीड यानी कि सेल डीड बनाई गई। पर ट्विस्ट ये है कि जो बड़ी बड़ी मशीनरीज थी जैसे कि अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर प्लांट और पाइपलाइंस, उनको डंकन्स ने अलग से मूवेबल प्रॉपर्टी दिखाकर डिलीवरी ले ली ताकि उन पर स्टैम्प ड्यूटी ना देनी पड़े। लेकिन सब रजिस्ट्रार साफ स्मार्ट निकले, उन्होंने मामला भेज दिया कलेक्टर के पास कि बॉस यहाँ टैक्स चोरी हो रही है। कलेक्टर ने डंकन्स पर लगभग 37 करोड़ रुपीस की स्टैंप ड्यूटी और पेनल्टी लगा दी। अब मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यानी कि लीगल इशू ये था कि क्या लैंड के अंदर एम्बेडेड हैवी फैक्ट्री मशीनरीज मूवेबल प्रॉपर्टी होती है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रुको जरा, सबर करो, किसी भी चीज को मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलने से पहले हम 3 मेन बातें देखते हैं। क्या क्या? कि जब उन मशीनरीज को जमीन में फिक्स किया गया था तो क्या इरादा था, यानी कि परमानेंट इंजॉयमेंट था या नहीं था? क्या उन्हें 2-4 दिन में हटाना था? नहीं, उन्हें परमानेंट तरीके से फर्टिलाइजर फैक्ट्री चलाने के लिए वहां सेटअप किया गया था। ये कोई घर का मिक्सर ग्राइंडर तो नहीं है जिसे प्लग से निकाला और चल दिए। ये जॉइंट एमोनिया पावर प्लांट है जो जमीन के साथ डीपली इंटीग्रेट हो चुके हैं। डील कैसे हुई थी? एज इज वेयर इज बेसिस और एज अ गोइंग कंसर्न, यानी बिजनेस को चलता हुआ बेचा गया था, मशीनरीज को डिसमेंटल करके स्क्रैप में बेचने का कोई प्लान नहीं था। तो रिजल्ट क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के फैक्ट्स और कंटेक्स्ट को देखते हुए ये सारी मशीनरीज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए गवर्नमेंट का उन पर स्टैंप ड्यूटी मामला बिल्कुल सही है। और ये जिस केस की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है डंकेन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी 2000। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको ये केस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।